द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अध्याय 13। 4 सूचीबद्ध कंपनियों की तुलना। HindiAudiobook.com। ई बिजनेस। एक निवेशक के रूप में जैसे कि ग्राहम ने किया, उन्होंने 4 शेयरों को चुनकर उनकी 31 दिसंबर 1999 को रिपोर्ट की गई संख्याओं का उपयोग करके उनकी विरोधाभासी रूप से तुलना की। यह एक ऐसा समय होता है जो हमें शेयर बाजार में दर्ज मूल्यांकन के सबसे कठोर चरण दृश्यों को देखने में सक्षम बनाता है। इमर्सन इलेक्ट्रिक इंक, जिसका शेयर टिकट नाम EMR है, इसे 1890 में स्थापित किया गया था। यह ग्राहम की मूल चौकड़ी का एकमात्र जीवित सदस्य है। यह बिजली उपकरण, एयर कंडीशनिंग और बिजली की मोटरों सहित उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला बनाता है। EMC कॉरपोरेशन, जिसका टिकट प्रतीक EMC है, यह 1979 से पहले स्थापित की गई थी। यह कंपनियों को कंप्यूटर नेटवर्क पर इलेक्ट्रॉनिक जानकारी के भंडारण को स्वचालित करने में सक्षम बनाता है। वाशिंगटन के एक्सपेडिटर इंटरनेशनल इंक, जिसका टिकर सिंबल EXPD है, यह 1979 में सिएटल में स्थापित शिपर्स को दुनिया भर में सामानों की आवाजाही को व्यवस्थित करने और उन्हें ट्रैक करने में मदद करता है। एक्सोडस कम्युनिकेशन इंक, जिसका टिकर प्रतीक EXDS है, अन्य इंटरनेट सेवाओं के साथ साथ कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए वेबसाइटों को होस्ट और मैनेज करता है। इसने मार्च 1998 में पहली बार अपने शेयर जनता को बेचे थे। इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करती है। ग्राहम के 4 शेयरों में से सबसे महंगा इमर्सन इलेक्ट्रिक, जो हमारे अपडेट ग्रुप में सबसे सस्ता था। हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था के उद्योगों में अपने आधार के साथ इमर्सन 1990 के दशक के अंत में एक बोरिंग शेयर लग रहा था। साल 1998 और 1999 में इमर्सन के शेयर ने S&P 500 इंडेक्स को कम्युलेटिव 49.7% अंकों से पीछे छोड़ दिया था, जो एक गलत अंडर परफॉर्मेंस था। लेकिन वह तो इमर्सन स्टॉक था। इमर्सन कंपनी के बारे में क्या? 1999 में इमर्सन ने $14.4 बिलियन की वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री की, जो कि उस वर्ष से लगभग $1 मिलियन ज्यादा थी, जिसने इमर्सन को 1998 की तुलना में 6.9% अधिक $1.3 बिलियन की शुद्ध आय अर्जित हुई। पिछले 5 वर्षों में प्रति शेयर आय 8.3% की मजबूत औसत दर से बढ़ी थी। इमर्सन का लाभांश दुगने से 1.3 प्रति शेयर अधिक था। बुक मूल्य $6.69 से $14.27 प्रति शेयर हो गया था। वैल्यू लाइन के अनुसार 1990 के दशक के दौरान इमर्सन का शुद्ध लाभ मार्जिन और एक व्यवसाय के रूप में इसकी दक्षता के प्रमुख उपायों पर क्रमशः 9% और 18% के आसपास उच्च स्तर पर रहा। इमर्सन ने लगातार 42 वर्षों तक अपनी कमाई में वृद्धि की थी और 43 सीधे वर्षों में अपने लाभांश को बढ़ाया था। यह अमेरिकी व्यापार में स्थिर विकास का सबसे लंबा समय था। अंत के साल में इमर्सन के शेयर की कीमत कंपनी के प्रति शेयर शुद्ध आय की 17.7 गुना थी। अपने बिजली उपकरणों की तरह इमर्सन कभी भी आकर्षक नहीं था, लेकिन यह विश्वसनीय था और इसने कभी भी ओवरहीटिंग का कोई संकेत नहीं दिया था। क्या EMC PDQ से आगे था? EMC कॉरपोरेशन 1990 के दशक के सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले शेयरों में से एक था। इसकी स्पीड जादुई थी। यदि आपने 1990 की शुरुआत में EMC के शेयरों में $10,000 का निवेश किया था, तो आपकी पूंजी 1999 में केवल 9 सालों में $8.1 मिलियन से अधिक हो गई थी। EMC के शेयरों ने अकेले 1999 में 157.1% रिटर्न दी थी। 1992 से 1999 तक 8 वर्षों में इमर्सन के शेयरों की तुलना में अधिक वृद्धि हुई। EMC ने कभी लाभांश का भुगतान नहीं किया था। इसके बजाय अपनी कंपनी की निरंतर वृद्धि के लिए धन प्रदान करके अपनी सारी कमाई को बनाए रखा। इसी साल 31 दिसंबर को $54.625 की कीमत पर EMC के शेयर 103 गुना ज्यादा कारोबार कर रहे थे। यह इमर्सन के स्टॉक के मूल्यांकन स्तर का लगभग 6 गुना कमाई पूरे वर्ष के लिए रिपोर्ट करेगी। EMC का व्यापार। साल 1999 में EMC का राजस्व 24% बढ़कर $6.7 बिलियन हो गया था। इसके शेयर की प्रति वर्ष आय
61 सेंट से 96 सेंट तक बढ़ गई, जो 51% की वृद्धि थी। साल 1999 में समाप्त होने वाले 5 वर्षों में ईएमसी की आय 28.8% की वार्षिक दर से बढ़ी थी और हर किसी ने ई कॉमर्स के ज्वार की लहर को चालू रहने की उम्मीद के साथ भविष्य भी उज्जवल लग रहा था। 1999 के दौरान ईएमसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बार बार भविष्यवाणी की कि राजस्व 2001 में $10 बिलियन से 1998 में $5.4 बिलियन तक पहुंच जाएगा, जिसमें 23% की औसत वार्षिक वृद्धि की आवश्यकता होगी। लेकिन वॉल स्ट्रीट के विश्लेषकों और अधिकांश निवेशकों को यकीन था कि ईएमसी ऐसा कर सकती है। आखिरकार पिछले 5 वर्षों में ईएमसी ने अपने राजस्व को दोगुने से अधिक और अपनी शुद्ध आय को 3 गुना से बेहतर कर लिया था। लेकिन 1995 से 1999 तक वैल्यू लाइन के अनुसार ईएमसी का शुद्ध लाभ मार्जिन 19% से घटकर 17.4% हो गया, जबकि पूंजी पर इसका रिटर्न 26.8% से घटकर 21% हो गया। हालांकि यह अभी भी अत्यधिक लाभदायक था, जबकि ईएमसी पहले से ही विफल रहा था। और अक्टूबर 1999 में ईएमसी ने डेटा जनरल कॉरपोरेशन का अधिग्रहण किया, जिसने उस वर्ष ईएमसी के राजस्व में लगभग $1.1 बिलियन और जोड़े। अब डेटा जनरल से लाए गए अतिरिक्त राजस्व को घटाकर हम देख सकते हैं कि 1998 में ईएमसी के मौजूदा व्यवसायों की मात्रा $5.4 बिलियन से बढ़कर 1999 में केवल $5.6 बिलियन हो गई, जो केवल 3.6% की वृद्धि थी। दूसरे शब्दों में ईएमसी की वास्तविक विकास दर लगभग 0 थी, यहां तक कि एक साल में जब Y2K कंप्यूटर बग के डर ने कई कंपनियों को नई तकनीक पर रिकॉर्ड राशि खर्च करने के लिए प्रेरित किया था। फ्रेट पर एक सिंपल ट्विस्ट। ईएमसी के विपरीत एक्सपेंडिटर्स इंटरनेशनल अभी तक मोल भाव करना नहीं सीख पाया था। हालांकि 1990 के दशक में कंपनी के शेयरों में 30% सालाना की वृद्धि हुई थी, लेकिन उस समय इसका बहुत बड़ा लाभ बहुत अंत में आया था, क्योंकि 1999 में यह शेयर 109.1% की रिटर्न दे रहा था। एक साल पहले एक्सपेंडिटर्स के शेयर केवल 9.5% बढ़े थे, जिसने S&P 500 इंडेक्स को 19% से अधिक अंकों से पीछे कर दिया था। व्यापार के बारे में एक्सपेडिटर वास्तव में तेजी से बढ़ रहे थे। 1995 के बाद से इसका राजस्व औसत वार्षिक दर 19.8% तक बढ़ गया था। 1999 के अंत में $1.4 बिलियन से अधिक की अवधि में लगभग 3 गुना और इसकी प्रति शेयर आय में 25.8% सालाना की वृद्धि हुई थी, जबकि लाभांश 27% वार्षिक फ्लिप में बढ़ गया था। एक्सपेंडिटर्स का कोई दीर्घकालीन ऋण भी नहीं था और इसकी कार्यशील पूंजी 1995 के बाद से लगभग दोगुनी हो गई थी। वैल्यू लाइन के अनुसार एक्सपेंडिटर्स का बुक मूल्य प्रति शेयर 129% बढ़ गया था और पूंजी पर इसका प्रतिफल 1/3 से 21% बढ़ गया था। किसी भी मानक के द्वारा एक्सपेंडिटर्स एक शानदार व्यवसाय था, लेकिन छोटी माल फॉरवर्डिंग कंपनी जिसका आधार सिएटल में है और एशिया में इसके कई संचालन है, जो वॉल स्ट्रीट पर सभी अज्ञात थे। इसके केवल 32% शेयर संस्थागत निवेशकों के स्वामित्व में थे। वास्तव में एक्सपेंडिटर के पास केवल 8500 शेयर धारक थे, जो 1999 में दोगुना होने के बाद इसके शेयर की कीमत 39 गुना बढ़ गई थी। शुद्ध आय वाले एक्सपोर्टर्स साल भर तक कमाते थे, लेकिन ईएमसी के मूल्यांकन से नीचे। द प्रोमिस्ड लैंड। 1999 के अंत तक एक्सोडस कम्युनिकेशन ने अपने शेयर धारकों को सीधे दूध और शहद की भूमि पर ले जाने के लिए कहा था। इसका स्टॉक 1999 में 1005.8% बढ़ गया। इसे इस तरह समझें कि अगर आपने इसमें चालू वर्ष में 1 जनवरी को $10,000 का निवेश किया था, तो 31 दिसंबर को इसका मूल्य $1,10,000 से अधिक हो गया था। वॉल स्ट्रीट के प्रमुख इंटरनेट स्टॉक विश्लेषक मेरी लिंच के बेहद प्रभावशाली हेनरी ब्लोटेड सहित भविष्यवाणी कर रहे थे कि आने वाले वर्ष में यह स्टॉक 25% से 125% तक बढ़ जाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि एक्सोडस के लाभ पर कब्जा करने वाले ऑनलाइन व्यापारियों की नज़र में यह तथ्य था कि स्टॉक ने 1999 के दौरान
इसने शेयरों को 3 बार स्प्लिट किया था। स्टॉक को स्प्लिट करने में एक कंपनी दोगुनी हो जाती है। इस स्प्लिट में एक शेयर के 2 शेयर किए जाते हैं, जहां इसके शेयरों की संख्या दुगनी और कीमत आधी हो जाती है। इसलिए एक शेयर धारक के पास उसके शेयरों की संख्या उसी कीमत में दुगनी हो जाती है। इसके बारे में क्या शानदार है? क्या स्प्लिट शानदार है? कल्पना कीजिए कि आपने मुझे एक पैसा दिया और मैंने फिर आपको 2 निकल वापस दिए और पूछा, क्या आप अब अमीर नहीं लग रहे हैं? आप शायद यह निष्कर्ष निकालेंगे कि मैं एक मूर्ख था या कि आपने मेरे साथ व्यापार करके गलती की। और फिर .com स्टॉक पर 1999 के उन्माद में ऑनलाइन व्यापारियों ने ठीक उसी तरह काम किया जैसे 2 निकल्स एक से अधिक के मूल्य के होते हों। वास्तव में बस यह एक खबर है कि एक शेयर 2 में विभाजित होगा जो तुरंत अपने शेयरों को 20% या उससे अधिक ड्राइव कर सकता है, क्योंकि ज्यादा शेयर मिलने से लोग अमीर महसूस करते हैं। जनवरी में 110 के 100 शेयर खरीदने वाले किसी ने उन्हें अप्रैल में स्टॉक के विभाजन के समय 200 में बदल दिया। फिर वे 200 अगस्त में 400 में बदल दिए गए। तब के 400 दिसंबर में 800 हो गए। इन लोगों को यह महसूस करने के लिए रोमांचकारी था कि वे पहले 100 के मालिक थे, अब उन्होंने 700 शेयर और प्राप्त कर लिए थे। लेकिन वास्तव में प्रति शेयर की कीमत में प्रत्येक विभाजन के साथ आधे में कटौती की गई थी। दिसंबर 1999 में एक अलग 110 शेयर धारक को ऑनलाइन संदेश बोर्ड की तरफ से एक शपथ पत्र दिया गया था जिसे उन्हें भरना था। उसमें लिखा था, अगर मैं 80 साल की उम्र तक इन शेयरों को धारण करने जा रहा हूं तो इसके बाद अगले वर्षों में इसके सैकड़ों बार विभाजन होने के बाद मैं सीईओ बनने के करीब हूं। 110 का व्यापार। ग्राहम ने तो इसे एक मैट सूट पहनकर वह एक 10 फुट के डंडे के साथ भी नहीं छुआ होगा। 110 का राजस्व 1998 में $52.7 मिलियन से बढ़कर 1999 में $242.1 मिलियन हो गया था। लेकिन 1999 में उनके राजस्व में $130.3 मिलियन का नुकसान हुआ था, जो कि पिछले साल की तुलना में दोगुना था। कंपनी का कुल ऋण $2.6 बिलियन था और वह नकदी के लिए इतना भूखा था कि उसने अकेले दिसंबर के महीने में ही $971 मिलियन उधार लिए थे। 110 की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार नई उधारी आने वाले वर्ष में अपने ब्याज भुगतान के लिए $50 मिलियन से अधिक जोड़ेगी। कंपनी ने $156 मिलियन की नकदी के साथ 1999 की शुरुआत की और नए वित्त पोषण में $1.3 मिलियन जुटाने के बाद भी वर्ष का समापन $1 बिलियन के नगद शेष के साथ किया, जिसका अर्थ है कि उसके व्यवसायों ने 1999 के दौरान $400 मिलियन से अधिक की राशि को निगल लिया था। एक कंपनी कैसे ऐसी स्थिति में अपने ऋण का भुगतान कर सकती है? लेकिन निश्चित रूप से ऑनलाइन व्यापारियों को यह बताया गया था कि कंपनी स्वस्थ थी, जिसका स्टॉक तेजी से बढ़ रहा था। इस स्टॉक ने लॉन्चपैड 1999 नाम का उपयोग करके व्यापारियों को धोखा दिया था, जो अनंत तक वह उससे आगे और बढ़ना जारी रहेगा। लॉन्चपैड की मूर्खतापूर्ण भरी भविष्यवाणी की अनंत से परे थी, जो कि ग्राहम की क्लासिक चेतावनियों में से एक का सही अनुस्मारक है। आज का निवेशक में ग्राहम हमें बताते हैं कि जो भविष्य की आशंका से इतना चिंतित हो कि वह पहले से ही इसके लिए सुंदर भुगतान कर रहा हो और इसके लिए उसने इतने अध्ययन और देखभाल के साथ जो अनुमान लगाया हो, जो वास्तव में पूरा हो सकता है, लेकिन फिर भी उसे कोई लाभ नहीं हो रहा हो, तब उसे इस हद तक असफल हो जाना चाहिए कि जब वह वास्तव में एक अस्थायी और शायद स्थायी नुकसान का सामना कर सकता हो। इन ईज का अंत। आइए जानते हैं कि 1999 के बाद इन 4 शेयरों ने कैसा प्रदर्शन किया। इमर्सन इलेक्ट्रिक ने साल 2000 में 40.7% रिटर्न हासिल किया। हालांकि 2001 और 2002 दोनों सालों में शेयरों ने पैसे खो दिए, फिर भी वे 1999 के अपने अंतिम मूल्य से 4% से कम पर साल 2002 को पूरा किया। साल 2000 में ईएमसी भी 21.7% रिटर्न के साथ बढ़ा, लेकिन 2001 में शेयरों में 79.4% और 2002 में
एक और 54.3% की गिरावट आई। इसमें उन्हें 1999 के अंत में अपने स्तर से 88% नीचे तक गिरा दिया। 2001 तक राजस्व में $10 मिलियन के पूर्वानुमान का क्या हुआ? ईएमसी ने उस साल सिर्फ $7.1 बिलियन और $508 मिलियन के शुद्ध घाटे के साथ इस साल को समाप्त किया। इस बीच जैसे कि बेयर बाजार भी मौजूद नहीं था, एक्सपेंडिटर्स इंटरनेशनल के शेयरों ने साल 2000 में 22.9%, साल 2001 में 6.5% और साल 2002 में एक और वार्षिक रिटर्न 15.1% हासिल किया। उसने वर्ष 1999 के अंत में उनकी कीमत की तुलना में लगभग 51% अधिक वार्षिक रिटर्न अर्जित की थी। एक्सोडस का स्टॉक साल 2000 में 55% और 2001 में 99.8% पर लुढ़क गया। 26 सितंबर 2001 को एक्सोडस ने दिवालियेपन संरक्षण के लिए अपना दावा दायर किया। कंपनी की अधिकांश संपत्ति ब्रिटिश दूरसंचार क्षेत्र की केबल एंड वायरलेस द्वारा खरीदी गई थी। अपने शेयर धारकों को वादा की गई दूध और शहद की भूमि पर पहुंचाने के बजाय उसने उन्हें जंगल में निर्वासित कर दिया। 2003 की शुरुआत में एक्सोडस के स्टॉक में अंतिम व्यापार 1 पैसा प्रति शेयर था। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।